उनमें सुपर ह्यूमन वाला इंटेलिजेंस होता है। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में पता होता है। वो ऐसी ऐसी चीजें पता कर लेता था जहां तक उसके लिए पहुंचना इम्पॉसिबल था। उनमें रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। एक बच्ची थी जो अपना हाथ हिलाती थी और फूलों की कलियां खिल उठती थी, और ये होते हुए सबने अपनी आंखों से देखा है। हर कॉन्टिनेंट में ऐसे बच्चों की अद्भुत कहानियां रही हैं जो सबसे इतने आगे थे कि लोगों को लगता है कि वो सितारों की दुनिया से आए थे। और इसलिए ये बच्चे एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं। शायद वो अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? हाईली गिफ्टेड बच्चे ऐसी चीजें जानते हैं जो उस उम्र के बच्चों के बस के बाहर होती हैं। वो छोटी उम्र में जिस तरह की चीजों को समझते हैं उन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। और वो हिस्ट्री, साइंटिफिक डिस्कवरी और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और बढ़े हुए इंट्यूटिव सेंस को आपस में मिलाकर देख सकते हैं। पूरे मानव इतिहास में ऐसे बच्चे हुए हैं जो अपनी एडवांस्ड नॉलेज और अद्भुत क्षमताओं की वजह से अलग नजर आते हैं। लेकिन क्या ये अद्भुत क्षमता वाले इंटेलिजेंट बच्चे महज अच्छे जेनेटिक्स का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और भी कहानी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े काम कर दिखाते हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस दुनिया में ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका कनेक्शन उस दुनिया के लोगों से होता है जो हमारी दुनिया से बहुत आगे है। उन्हें लोग स्टार चिल्ड्रन कहते हैं। जब हम इन स्टार चिल्ड्रन को देखते हैं, ये बच्चे जो अजीबोगरीब काम करने के लिए गिफ्टेड हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जन्म से ही बहुत सी चीजें जानते हैं और किसी नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस के साथ इनका कोई नाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि इन बच्चों में जन्म से ही बहुत ज्यादा जागरूकता होती है। कई लोगों का मानना है कि ये बच्चे एक सही नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए पैदा हो रहे हैं, जिसमें शांति हो और ज्यादा कॉन्शियसनेस हो और दुनिया के लिए और ज्यादा समृद्धि हो। आमतौर पर जिन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जाता है वो हमेशा से अमेरिकन इंडियन लोगों में ही हुए हैं, और ये बच्चे खास होते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने हाथों से बीमार को ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन स्टार चिल्ड्रन में बहुत सी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और इसलिए ये स्टार चिल्ड्रन एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं जो शायद अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गिफ्टेड कुछ बच्चों का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन है? ऐसा कनेक्शन जिसने उन्हें खास गिफ्ट्स और समाज को बदलने की शक्ति दी है? इस बात के कई सबूत हैं कि आज इस तरह के गिफ्टेड बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं हुए। ऐसे जेनेटिक एविडेंस हैं जो साबित करते हैं कि इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन हॉक्स ने इंसान के डीएनए को स्टडी किया और उन्हें पता चला कि सिर्फ पिछले 5000 सालों में इंसान का डीएनए पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर में 7% बढ़ गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही हैरानी की बात है। हर 10 साल में हम पहले से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्टार चिल्ड्रन की चीजों का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि इन गिफ्टेड बच्चों में सुपीरियर इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कुछ नजर आता है। स्टार किड्स कई मामलों में अलग होते हैं। ये बच्चे पहली जनरेशन के ओल्ड स्कूल बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं। ये बहुत संवेदनशील होते हैं और दयालु भी। उनमें लक्ष्य की समझ होती है।
वो अपने स्पेशल गिफ्ट्स को एक एडवांस्ड स्टार चिल्ड्रन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर टेलीपैथी ले लीजिए। वो इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कोई और क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। स्टार चिल्ड्रन के पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे अलग हैं। हो सकता है उनके बच्चे साइकिक हों और ऐसी चीजों के दिखाई देने के बारे में बात करते हों जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, या ऐसी चीजें सुनते हों जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, या ऐसी चीजें जानते हों जो दूसरे लोग नहीं जानते। कुछ स्टार चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो बहुत देर तक बिना सोए और बिना खाए रह सकते हैं। ये किसी आम बच्चे के लिए नॉर्मल बात नहीं है। निकी पेटिलो के मुताबिक उनकी बेटी मैडी ने उन्हें बताया कि उसका घर आसमान में है और उसने कई हैरत भरी चीजें दिखाई, जैसे टेलीकिनेसिस और साइकिक विजन्स। लेकिन क्या 10 साल की मैडी पेटिलो में वाकई सुपर ह्यूमन वाली काबिलियतें थीं? अगर ऐसा है तो उनमें वो आई कहां से? और क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार चिल्ड्रन हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हों? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी पर बहुत पहले मौजूद थे। इसके सबूत 2000 साल पुरानी एक कहानी में मिल सकते हैं। ग्रीस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फिलोसोफर और मैथमेटिशियन पाइथागोरस के पिता निसार्कस काम से घर लौट रहे थे। तभी उन्हें एक छोड़ा हुआ नन्हा बच्चा दिखाई दिया जो सूरज को घूर रहा था और वो पास ही के पेड़ की ओस के सहारे जी रहा था। निसार्कस ने उस बच्चे को एस्ट्रायोस नाम दिया, ग्रीक में जिसका मतलब होता है स्टार चाइल्ड, और ये एक मैजिकल चाइल्ड का शुरुआती उदाहरण है। उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और पाइथागोरस और उनके 2 भाइयों के साथ उसे पाला, तो वो उनके परिवार का हिस्सा था। एंटोनियस डियोजेनिस ने ग्रीक मिथ के हिसाब से लिखा था कि निसार्कस ने वो बच्चा पाइथागोरस को दे दिया था अपना सर्वेंट और अप्रेंटिस बनाने के लिए। वैसे तो पाइथागोरस इतिहास के सबसे बड़े मैथमेटिकल माइंड्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि उन्हें शायद उस लड़के एस्ट्रेयस से एडवांस्ड नॉलेज मिली थी। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रेयस को पाइथागोरस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही धरती पर भेजा गया था, जिसकी रहस्यमयी धारणाएं प्राचीन दुनिया की नींव बन गए। तो ये एक स्टार चाइल्ड की अनोखी कहानी है जिसमें खास शक्तियां थीं, जिसका जन्म एक रहस्य है, और इसीलिए ये बच्चा एस्ट्रेयस शायद दूसरी दुनिया के उन बच्चों में से एक था जो शुरुआत में हमारी दुनिया में भेजे गए थे। क्या ये अजीबोगरीब बच्चा वाकई प्राचीन दुनिया के एक विद्वान को निर्देश दे सकता था? और ग्रीक्स के हिसाब से शक्तिशाली लोग वो होते हैं जो आसमान से आते हैं। तो क्या ये हो सकता है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं, कि एस्ट्रेयस देवताओं की संतान था, थोड़ा मानव और थोड़ा देवताओं जैसा? कई एंशिएंट कल्चर्स जैसे कि एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस और बाकी कल्चर्स बताते हैं कि कैसे कुछ बच्चे इंसान और देवताओं से पैदा होते हैं। कुछ लोग स्टार चिल्ड्रन को लोगों की एक नई नस्ल समझते हैं। क्या एस्ट्रेयस की कहानी वाकई एक स्टार चाइल्ड का शुरुआती लेखा जोखा है? और अगर स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी पर हजारों साल से मौजूद हैं, तो उन्हें सुपीरियर इंटेलिजेंस और अद्भुत क्षमताएं कहां से मिलती हैं? साइंस कहता है कि डबल हीलिक्स डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के साथ इंसानों में डीएनए 10 इथेरिक स्ट्रैंड्स और होते हैं जो सोए रहते हैं, और ये बात शुरू से इतिहास में दर्ज है। तो ऐसा हो सकता है कि एलियन बनाने वालों ने इसी तरह से इसे डिजाइन किया हो और उन सोए हुए स्ट्रैंड्स को जगाने के लिए कुछ खास लोगों को चुना हो, जिससे वो इंसानों की आगे बढ़ने में मदद कर सकें। क्या स्टार चिल्ड्रन वाकई हमारे डीएनए में मौजूद किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिसिस्ट डेविड राइक के हिसाब से हमारे अंदर कोई रहस्यमयी चीज है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। 2013 में पब्लिश हुई रेक की स्टडी में
उन्होंने निएंडरथॉल्स और प्राचीन होमिनिड्स के एक और ग्रुप जिन्हें डिनिसोवंस कहा जाता था, इन दोनों के जीनोम की जांच की। ये दोनों ही इंसानों से जुड़े हुए थे और उन्होंने पाया कि उनके डीएनए में 4 लाख साल से भी पहले के एक अज्ञात पूर्वज थे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि कुछ जेनेटिसिस्ट, जिसे आजकल जंक डीएनए कहते हैं, वो शायद जंक है ही नहीं। और ये स्टडी इस बात को कुछ हद तक साबित करती है। डीएनए एक कोड होता है, और अगर कोई कोड अभी तक क्रैक नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जंक है। और इससे आगे अगर हम ये सोचे कि ये अनजान प्रजाति धरती के नहीं थे और हर इंसान पहले से ही थोड़ा बहुत एलियन जैसा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने बहुत पहले ही इंसानों के डीएनए को मॉडिफाई किया हो, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या स्टार चिल्ड्रन जैसे कुछ असाधारण लोग अपने एलियन ओरिजिन्स को फैलाने का कोई तरीका निकाल सकते हैं? शायद इसके कुछ और सुराग मेक्सिको के रेगिस्तान में मिल जाएं, जहां एक रहस्यमयी खोपड़ी मिली थी। कॉपर कैनियन, मेक्सिको। 1930 में खदान की एक सुराग में घूमते वक्त एक यंग लड़की को 2 खोपड़ियां मिली थीं। उनमें से एक बड़ी अजीब तरह की बेढंगी थी। रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि यह खोपड़ी करीब 900 साल पुरानी होगी। और जिस डेंटिस्ट ने इसके ऊपरी जबड़े की जांच की, उसके हिसाब से यह रहस्यमयी खोपड़ी एक बच्चे की है जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि खोपड़ी का बिगड़ा हुआ शेप, जिसे आज हम स्टार चाइल्ड स्कल कहते हैं, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, ज्यादातर हाइड्रोसेफेलस से, जिसमें जरूरत से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड होने की वजह से खोपड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर और खोपड़ी की देखरेख करने वाले लॉयड पाई का कहना है कि वो खोपड़ी के अजीब शेप को देखते हुए ऐसा नहीं मानते। ये हाइड्रोसेफेलिक नहीं था, क्योंकि अगर कोई हाइड्रोसेफेलिक होता है तो उसकी खोपड़ी एक बलून की तरह बढ़ती है, उसमें खास शेप और बीच में क्रीज नहीं होती। ऐसी खोपड़ी वाले जिसमें 2 सूचर लाइंस के बीच एक क्रीज होती, वो कभी नहीं बढ़ते। लेकिन कई रिसर्चर्स इस बड़ी खोपड़ी को देखकर हैरान ही नहीं हैं, जो एक औसत वयस्क से 10% ज्यादा बड़ी है, बल्कि उनका कहना है कि इसमें और भी कुछ विशेषताएं हैं जो इंसान की खोपड़ी में नहीं होती। स्टार चाइल्ड स्कल की मोटाई ऑर्डिनरी इंसान की हड्डी से आधी है, लेकिन ये ऑर्डिनरी इंसानी हड्डी से दुगनी डेंस है और इसकी मजबूती डेंटल एनामल जैसी है। इसमें अजीब से मोटे स्ट्रैंड्स हैं, जैसे कि हड्डी के अंदर कोई एक्स्ट्रा पावरफुल बुनाई की गई हो। और इसमें एक अजीब सी लाल रंग की चीज भी है जो बोन मैरो जैसी लगती है, लेकिन ये उससे बहुत अलग है जो हम आमतौर पर देखते हैं। जैसे कि उसमें कोई साइनस कैविटीज नहीं है। टेंडेंस के लिए खोपड़ी के अंदर कई अटैचमेंट्स हैं जो इंसानों में नहीं होते, और ऐसा लगता है कि ये एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। ये थोड़ी बहुत इंसानों जैसी है, लेकिन इसमें और कुछ भी है। जब स्टार चाइल्ड की खोपड़ी को फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजा गया, तो जो चेहरा बनकर सामने आया वो ग्रे एलियंस के डिस्क्रिप्शन से बहुत मिलता जुलता है। उसमें वो सारी शारीरिक विशेषताएं हैं जो आमतौर पर उन लोगों ने बताए जिनका सामना ग्रे एलियन से हुआ है, या जो ये कहते हैं कि उन्होंने ग्रे एलियंस देखे हैं। उनकी आंखें बहुत अजीब होती हैं, उनकी खोपड़ी दोनों साइड से फैली हुई होती है, उसके बीच में क्रीज होती है, और उनके चेहरे का निचला हिस्सा बहुत पतला होता है, प्लस उसके सिर में एक शैतानी दिमाग होता है।
लॉयड पाई ने एक स्टार चाइल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के साथ काम करके वो ये पता लगाना चाहते थे कि ये अजीब सी खोपड़ी किसकी है। उनके हिसाब से 2003 में ट्रेस जेनेटिक्स के किए गए डीएनए टेस्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का पता तो लगा लिया, यानी वो डीएनए जो सिर्फ मां से मिलता है, लेकिन वो न्यूक्लियर डीएनए का पता नहीं लगा पाए, यानी कि वो डीएनए जो मां और पिता दोनों से मिलता है। जब हमने स्टार चाइल्ड के न्यूक्लियर डीएनए को रिकवर करने की कोशिश की तो 6 कोशिशों में कोई रिकवरी नहीं हुई। तो उस वक्त जहां हमें साफ तौर पर यह पता चला कि स्टार चाइल्ड का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल गया है, तो उसका मतलब था कि उसकी मां इंसान थी और उसका न्यूक्लियर डीएनए नहीं मिला, जिसका मतलब था कि उसके फादर के डीएनए में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर उसके फादर इंसान होते तो मां की तरह ही उनका डीएनए भी आराम से मिल जाता। तो 2003 में हमें पता चल गया कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इसीलिए इस सबूत के बिना पर हमने ये अंदाजा लगाया कि ये एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड है, जिसकी मां एक इंसान थी और पिता एक एलियन। लेकिन 2011 में और एडवांस्ड डीएनए टेस्टिंग से जो पता चला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था कि सिर्फ पिता का डीएनए ही नहीं, मां का डीएनए भी इंसान का नहीं लगता। जब हमें और आगे तक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलना शुरू हुए तो हमें पता चला कि वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो अब जेनेटिक एविडेंस ये बताते हैं कि उसकी मां इंसान नहीं थी, वो प्योरली एलियन थी। यूएफओज और एलियंस के सपोर्ट में किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को मेन स्ट्रीम साइंस नकार देता है, और उसकी वजह यह है कि इससे उनकी नॉलेज का एक खास पहलू और उनके काम के दायरे को लेकर सारी चीजें बदल जाएंगी। हालांकि दिसंबर 2013 में लॉयड पाई की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी रिसर्च टीम को उम्मीद है कि एक दिन उन्हें स्टार चाइल्ड कल के पूरे जीनोम मिल जाएंगे और आखिर में वो सच्चाई सामने आ जाएगी जिसके बारे में वो और दूसरे रिसर्चर्स कहते आ रहे हैं कि ये दूसरी दुनिया का प्राणी है। इस खोपड़ी में और गहराई से इसके जेनेटिक्स को देखें, और अगर हम इसके जीनोम के पूरे स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर पाएं, तो शायद इस बात का पहला सबूत मिल जाए कि दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया में दखल देते हैं। एक चीज जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में रहने वाले इंसानों का जन्म यहाँ हुआ ही ना हो, और हम लोग उनमें से बचे कुचे लोग हों जो बहुत पहले यहाँ आकर बस गए थे। जब हमें एक आम इंसान के दिमाग से दुगने साइज का दिमाग मिलता है, तो वो इस बात का ठोस सबूत होता है कि दूसरी दुनिया के जिन लोगों की हमें तलाश है वो शायद उससे कहीं ज्यादा हमारे करीब हो जितना हमने कभी सोचा भी ना हो। क्या ये अजीबोगरीब खोपड़ी सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहने वाले एक एलियन बच्चे की हो सकती है? और अगर ऐसा है तो ये स्टार चिल्ड्रन का एक पूर्वज है जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वो आज भी हमारे बीच रहते हैं। शायद इसके आगे के सुराग उन संस्कृतियों को खंगालने से मिल सकते हैं जिनका मानना है कि कुछ खास बच्चे जन्म से ही सितारों की दुनिया से जुड़े होते हैं। तिब्बत हिमालय से उत्तर पूर्व में यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़ी इलाका है जो करीब 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यही वो जगह है जहां बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने 600 साल पहले अपना राजपाट शुरू किया था। 1937 में 14वें दलाई लामा को पहचान दी गई। 1959 में जब चाइनीज ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उन्हें तिब्बत से निकाल दिया गया और वो भारत में रहने लगे।
उन टेंजिंग ग्यात्सो को एक बौद्ध देवता का पुनर्जन्म माना जाता है। यानी कि ये सारे दलाई लामाज बोधिसत्व के अवतार होते हैं, और जाहिर है कि दलाई लामा अपने से पहले वाले दलाई लामा का अवतार होते हैं। तो एक तरह से ये सब बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर के ही अवतार हैं। उनकी मौत के बाद अपना स्थान छोड़ने वाले दलाई लामा तब तक अपने एसेंस को बुद्धा रूप में ट्रांसफर करते रहते हैं जब तक उनकी आत्मा अपने नए शरीर को चुनकर दोबारा जन्म नहीं ले लेती। ऊंचे लामाओं या पुजारियों की एक कमेटी को उस नौजवान को ढूंढने का काम सौंपा जाता है जो अगला दलाई लामा बनेगा। दलाई लामा को चुनना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। 13वें दलाई लामा ने अपनी मौत के पहले ईस्ट की तरफ इशारा किया था। इसीलिए जब उनकी मौत हुई तो ये सोचा गया कि 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म तिब्बत के पूर्वी हिस्से में होगा। अब सबसे पहले वो ये करते हैं कि वो लामो लात से जाते हैं, जो दलाई लामा के वंश को बचाने वाले देवता पालदेन लामो के लिए एक पवित्र झील है। उस वक्त के वाइसरॉय रेटिंग वहां गए और उन्हें कुछ दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि ईस्ट में मोनेस्ट्री के पास एक घर है जिसकी छत फिरोजी रंग की है, और फिर उन्होंने उसकी तलाश शुरू करवा दी। एक सिलेक्शन पार्टी जाती है और पिछले दलाई लामा के साइंस ढूंढती है, और अगर किसी खास बच्चे में वो क्वालिटीज नजर आती हैं तो उसे कुछ नई चीजों के साथ कई ऐसी चीजें दी जाती हैं जो पिछले दलाई लामा के पास थी, और अगर वो उस दलाई लामा का पुनर्जन्म है तो वो उन चीजों को पहचान लेगा जो पिछले दलाई लामा की है। और इसे दलाई लामा के टेस्ट की तरह देखा जाता है कि दलाई लामा अपनी पिछले जन्म की यादों और उनसे जुड़ी चीजों को याद कर पा रहे हैं या नहीं, जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में जी थी। एक नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस से इनका कुछ तो नाता होता है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं जो उनमें और उनके बीच शायद नहीं होनी चाहिए। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा हो सकता है कि देवताओं या उनकी दुनिया के लोगों की आत्मा को लेकर कोई पहलू हो जो कि किसी तरह से धरती के लोगों से जुड़ रहा हो। एक बच्चे का पुनर्जन्म होना जिसे हमारी दुनिया से आगे की चीजें पता हों, ये आइडिया आज के स्टार चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ये आत्माएं गैलेक्सी के हर एरिया से आ रही हैं। इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनका धरती पर कई बार पुनर्जन्म हुआ है। दूसरी आत्माएं किसी और जगह से आती हैं। तो आप सोचेंगे कि कहीं दलाई लामा कोई स्टार चाइल्ड तो नहीं है जो इस दुनिया में खासकर तिब्बत के लोगों की और सारे इंसानों की मदद करने के लिए आए हैं। क्या दलाई लामा का वाकई दूसरी दुनिया के लोगों से कोई संबंध हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या वो होपी की ब्लू स्टार कचीना की कहानियों की तरह यहाँ इंसानों के भविष्य को संवारने आते हैं? जहाँ स्टार चिल्ड्रन की ज्यादातर कहानियों में ये बताया गया है कि वो यहाँ इंसानों की मदद करने आते हैं, वहीं क्या कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनमें कोई बुरा मिशन होता है? एबलिन, टेक्सास, डैलस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में 1996 में एक रात जर्नलिस्ट ब्रायन बेथल एक मूवी थिएटर के बाहर खड़ी अपनी कार में इंतजार कर रहे थे जब दो लड़कों ने उनसे आकर पूछा क्या वो उन्हें घर तक लिफ्ट दे देंगे। बेथल पहले तो उन बच्चों की अप्रोच देखकर घबराए और उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने देखा कि उन बच्चों की उम्र यहीं कोई 10 से 14 साल के बीच होगी। वो उनसे बड़े अजीब ढंग से बात करने लगे। उन्होंने एक अजीब कहानी बताई कि उन्हें लोकल सिनेमा जाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो क्या वो उन्हें घर तक छोड़ सकते हैं? और वो बुरे इरादे वाले बहुत ही शैतानी बच्चे लग रहे थे। आखिरकार उन बच्चों ने बेथल की आंखों में देखा
और तब उन्हें लगा कि बच्चों की आंख एकदम काली है। और सिर्फ पुतली ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आंख बिल्कुल काली है। ये देखकर बेथल हैरान रह गए। उन्होंने अपने कार को पीछे घुमाया और जितनी जल्दी हो सकता था वो बच्चों से दूर चले गए। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बेथल ने अपने साथ हुई इस घटना को इंटरनेट पर डाला और जल्दी ही दूसरे लोग भी उसी तरह की पोस्ट डालने लगे कि उन्होंने भी वो ब्लैक आइड किड्स देखे हैं। चूंकि इस बात को पब्लिसिटी मिली, इसलिए दूसरे लोग भी आगे आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी 40s और 50s में इस तरह की चीजें देखी हैं। तो हम पक्का नहीं बता सकते कि ये सब कब शुरू हुआ। क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट बताते हैं कि ये अजीब लोग बुरे इरादे वाले स्टार चिल्ड्रन हो? ब्लैक आइड चिल्ड्रन को जो चीज स्टार चिल्ड्रन से अलग करती है वो ये है कि स्टार चिल्ड्रन के बारे में अक्सर बताया जाता है कि वो फ्रेंडली, दयालु और पॉजिटिव होते हैं, जबकि ब्लैक आइड चिल्ड्रन जादू टोने पर चलने वाले और बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। आज के दौर की कहानी है कि ब्लैक आइड चिल्ड्रन हैं जो आपके दरवाजे पर आते हैं और एक गिलास पानी के लिए पूछते हैं या खाने के लिए कुछ मांगते हैं या आपका फोन या कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए पूछते हैं। वो शैतानी होते हैं, वो तकलीफ देते हैं, वो बच्चे हैं इसलिए मासूम लगते हैं, लेकिन ब्लैक आइज पर ध्यान दें क्योंकि उसी से आप आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। जैसे जैसे साल गुजरते गए और भी ज्यादा लोग अपने एनकाउंटर्स के बारे में बताने लगे। इस पर यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ कोई साधारण शहरी किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि उससे भी बहुत बुरी चीज हो रही है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि ब्लैक आइड चिल्ड्रन 10 से 15 साल के बीच की उम्र के होते हैं। बताया जाता है कि उनकी स्किन बहुत पीली होती है और उनकी स्किन पर कोई दाग नहीं देखा गया है। उनकी आंखें एकदम काली होती हैं। अब जाहिर है कि ये बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। वो बड़े कोल्ड मैनर में बात करते हैं और बातों को बार बार दोहराते हैं, जैसे उन्होंने कहने और दोहराने के लिए कुछ खास चीजों को याद करके रखा हो। वो इस तरह की चीजें कहते हैं जैसे हमें भूख लगी है, हम अंदर आना चाहते हैं, लेकिन एकदम डेड लुक के साथ। मतलब मैं फिर यही कहूंगा कि ब्लैक आइज, आपको ब्लैक आइज वाले बच्चे दिखें तो दरवाजा बंद कर ले, वो चले जाएंगे। वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश या ऐसा कुछ नहीं करते, वो अंदर आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो अंदर आए तो आपकी सोल या ऐसी ही कोई चीज के पीछे होते हैं। अब जाहिर है कि अगर कोई बच्चा आकर आपका दरवाजा खटखटाएगा तो आप यही सोचेंगे कि आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक आइड चिल्ड्रन देखे हैं उनके जहन में ये चीज नहीं आएगी, वो उनसे दूर रहना चाहेंगे। ऐसे भी केसेस हुए हैं जिनमें एनकाउंटर के वक्त वहां सिक्योरिटी कैमरास थे और बहुत मिस्टीरियसली उन सिक्योरिटी कैमरास के टेप में ग्लिचेस आ गए हैं। ऐसे में ये चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ब्लैक आइड चिल्ड्रन को लेकर कई थियोरीज हैं, लेकिन कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स मानते हैं कि उनका रंग रूप और तौर तरीके दूसरी दुनिया के बीज को दर्शाते हैं। उनकी आंखें एकदम सुर्ख काली होती हैं, जिनकी वजह से उन्हें ये नाम मिला और ये बहुत डरावने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ब्लैक आइड चिल्ड्रन भी हाइब्रिड्स हो सकते हैं, लेकिन वो उन नॉर्मल स्टार चिल्ड्रन से कुछ ज्यादा ही शैतानी होते हैं जिनके हम आदी हैं। ऐसा हो सकता है कि सारे वाइट जो इन स्टार चिल्ड्रन के साथ आते हैं उनमें एक काउंटर बैलेंस भी हो, यानी कुछ डार्क जो इन्हीं के साथ आते हों। और हो सकता है कि ये ब्लैक आइड चिल्ड्रन उन स्टार चिल्ड्रन की नेगेटिव साइड को दिखाते हों जो हमारी दुनिया में आते हैं। क्या ब्लैक आइड किड्स डिमेंशंस के बीच फंसे हुए दूसरी दुनिया के लोग हो सकते हैं? और क्या ये बच्चों जैसे लोग दूसरी दुनिया के एजेंडा का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट कहते हैं कि हां, और सबूत के तौर पर थाईलैंड के हंग्री गोस्ट्स की तरफ इशारा करते हैं। इस कहानी के हिसाब से कुछ बच्चों की आत्माएं
जिंदगी और मौत के बीच फंस सकती हैं। और हर साल चाइनीज कैलेंडर के 7वें लूनार मंथ की 15वीं रात ये आत्माएं पृथ्वी पर आजाद घूमती हैं। हंग्री गोस्ट फेस्टिवल इन आत्माओं को शांत करने के लिए ही बनाया गया है। लोगों का मानना है कि वो अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों की वजह से शायद इंसानों से मिलने आती हैं। अक्सर इनकी इच्छाएं खाने की बहुत बड़ी इच्छाओं में बदल जाती हैं। थाईलैंड से निकलने वाले हंग्री गोस्ट के बारे में बताया जाता है कि वो बच्चों जैसे ही लगते हैं और जहां तक उनके भूख लगने की बात है तो वो कभी मिट नहीं सकती। इन हंग्री गोस्ट से डरना चाहिए। एशिया में कुछ लोग मानते हैं कि इन ब्लैक आइड चिल्ड्रन का होना एक हंग्री गोस्ट को ही दर्शाता है, जो आपसे अंदर आने के लिए पूछते हैं, जिससे वो खाना पीना या जो भी इनकी इच्छाएं हों वो ले सके। क्या थाईलैंड के हंग्री गोस्ट किसी तरह से ब्लैक आइड किड्स से जुड़े हैं जो आज अमेरिका में नजर आते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये इस बात का एक और सबूत है कि हमारे बीच वाकई स्टार चिल्ड्रन हैं? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स ये मानते हैं कि इसका जवाब शायद दुनिया के एक सबसे बड़े फिजिक्स की भविष्यवाणी से जुड़ा हो। एडगर केसी को 20वीं शताब्दी का सबसे ज्यादा लिखने वाला साइकिक कहा जाता है, जिन्होंने बेहोशी की हालत पड़ने वालों को हजारों साइकिक रीडिंग्स दी। उन्हें बीमारियों को पहचानने और पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताने के लिए जाना जाता था। जुलाई 1932 में एडगर केसी ने भविष्यवाणी की थी कि 1998 और 215 के बीच एक नई मानवता का उदय होगा। उनके हिसाब से इंसानों का ये बेहद विकसित समूह 5th रूट रेस कहा गया है, जिनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां होंगी जिससे मानव जाति को फायदा होगा। उन्होंने कहा था कि ये बच्चे सुपर एडवांस्ड ह्यूमंस होंगे जिनमें एक्स्ट्रा सेंसरी कैपेबिलिटीज होंगी, वो साइकिक होंगे। ऐसा भी हो कि शायद वो टेलीकिनेसिस कर पाएं, यानी कि बिना छुए अपने माइंड से चीजों को मूव करें। और केसी ने कहा था कि वो एक्चुअली प्राचीन दुनिया में अपने वंश का पता लगा सकते हैं। एडगर केसी को भविष्य में जो दिखाई दे रहा था वो एक बदला हुआ समाज था, और ये विजन बिल्कुल वैसा ही था जो होपी के पूर्वजों ने कहानी के जरिए अपनी पीढ़ियों को दिया था कि एक ऐसा बदलाव आएगा जिसमें आज की करप्ट चौथी दुनिया एक बेहतर दुनिया बन जाएगी, जिसमें शांति होगी और एक संवेदनशील समाज होगा। एडगर केसी उन स्टार चिल्ड्रन की बात कर रहे थे जिन्हें दूसरी दुनिया के लोगों ने जेनेटिकली मैनिपुलेट करके फ्यूचर में कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा। मुझे लगता है केसी ने अपने ट्रांसेस में इसे देख लिया था और अब वो हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एडगर केसी ने स्टार चिल्ड्रन के आने की भविष्यवाणी की हो, यानी वो एडवांस लोग जिन्हें प्राचीन कथाओं में दोबारा ट्रेस किया जा सकता हो? और अगर स्टार चिल्ड्रन होते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानें? 1982 में चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरे देश में अद्भुत क्षमताओं वाले बच्चों की तलाश शुरू की। उन्हें कुछ बच्चे मिले जिनमें मानसिक शक्तियां थीं। वो टेलीकिनेसिस कर सकते थे और टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते थे। एक बच्ची थी जो कि उन झाड़ियों पर अपना हाथ घुमाती थी जिन पर फूलों की कलियां होती थीं, और वक्त की रफ्तार अचानक तेज हो जाती थी जिससे वो कलियां खिल जाती थीं, और ये सबने अपनी आंखों से देखा है। कुछ बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ सकते थे, कुछ टेलीपैथी से चीजों को मूव कर सकते थे। हमें नहीं पता कि इन बच्चों का क्या हुआ, क्योंकि इस बात को कुछ साल हो गए हैं, लेकिन जो रिसर्च हुई और जो चीजें सामने आई वो केसी की भविष्यवाणी को पूरा सपोर्ट करती हैं। उसके बाद सवाल ये उठता है कि एक्स्ट्रा ह्यूमन फंक्शन आता कहां से है? क्या हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत दूसरी दुनिया का डीएनए होता है वो उस प्रोसेस से एक्टिवेट हो गया जो चाइनीज ने उनके साथ किया? क्या हम वाकई अपने फ्यूचर में एक नया हायर फंक्शनिंग और पहले से ज्यादा एडवांस्ड सुपीरियर ह्यूमन देख सकते हैं? कुल मिलाकर चाइनीज ने 1 लाख से ज्यादा बच्चे ढूंढ निकाले
जिनमें वो बात थी जिसे रिसर्चर्स एक्स्ट्रा ह्यूमन फंक्शन या EHF कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, जैसा कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं, कि ये इस बात का सबूत है कि स्टार चिल्ड्रन की घटनाएं सच्ची हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि ये स्टार चिल्ड्रन जो हमारी दुनिया में आ रहे हैं वो ज्यादातर इंसानों से कहीं ज्यादा चीजों को महसूस कर सकते हैं। उनमें इंसान से ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, उनकी सेंसिटिविटी इंसान से ज्यादा होती है, जो इन्हें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ देती है, जिसे हम में से ज्यादातर लोग तो भूल चुके हैं कि ये कैसे किया जाता है। इन बच्चों का पोटेंशियल बड़ा ही एक्साइटिंग होता है और इनमें असीमित संभावनाएं होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंसान विकास की एक तेज प्रक्रिया से गुजर रहा है और कुछ बच्चे आज स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हो रहे हैं जो आखिर में आगे आने वाली पीढ़ियों के पास होंगी। लेकिन क्या उन्हें किसी सॉलिड प्लान के साथ भी यहां भेजा जा सकता है, जो शायद दूसरी दुनिया का कोई डिजाइन हो? मेरा मानना है कि स्टार चिल्ड्रन को यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में से एक मिशन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ एक उद्देश्य के लिए आते हैं और उसमें से एक है कि इस दुनिया में जो हो रहा है उसे ठीक करना, जहाँ हम रहते हैं, ये मदर अर्थ। इस वक्त जो स्टार चिल्ड्रन अचानक इन सारी नई विशेष क्षमताओं के सामने आ रहे हैं, अगर एलियन क्रिएटर्स हमें इस नए युग में आगे बढ़ाने के लिए इन स्टार चिल्ड्रन में इन DNA स्ट्रैंड्स को जगाते हैं, तब तो ये बात समझ में आती है। इन स्टार चिल्ड्रन के साथ पूरी दुनिया में एक नया दौर नजर आ रहा है जो एडवांस्ड है और जिसमें पहले से ज्यादा आध्यात्मिक और जानकार इंसान है। क्या ये आखिरी रिजल्ट होगा जिसमें बाहर की दुनिया के लोग हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं और आगे बढ़कर उस सिविलाइजेशन तक पहुंचने में हमारी मदद कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए प्लान की है? क्या वाकई एलियन चिल्ड्रन दसियों हजारों की तादाद में पृथ्वी पर पैदा हो रहे हैं, जैसे कि कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट बताते हैं? और अगर ऐसा है तो वो यहां क्यों हैं? क्या हमारी जगह लेने के लिए, या हमें अपनी क्षमता के बल पर कुछ सिखाने के लिए, और उस आने वाले कल में हमें रास्ता दिखाने के लिए जिसमें हम सब स्टार चिल्ड्रन बन जाएं?